हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुथरालिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के बारे में। ये हमारा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का सेटअप इस तरीके से होता है। उसमें हमारा ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर ये हमारा ओक्यूलर लेंस लगे हुए होते हैं, ये हमारा कैमरा लगा हुआ होता है और यहाँ पर इस माइक्रोस्कोप से ये मॉनिटर सेटअप होता है, मॉनिटर लगा हुआ होता है। जो भी स्लाइड हम यहाँ पर रखते हैं उसको हम डायरेक्ट ओक्यूलर लेंस के थ्रू देख सकते हैं और ओक्यूलर लेंस के थ्रू जो इमेज हम देख रहे होते हैं वो हमारे इस कैमरे में आ रही होती है और वही कैमरा यहाँ इससे अटैच होता है मॉनिटर से। जो चीज हमें इस कैमरा में नजर आती है या ओक्यूलर लेंस के थ्रू नजर आती है वही हमारे मॉनिटर के ऊपर आती है। चलिए तो अब हम एक बार इसका रे डायग्राम समझ लेते हैं। इसमें आखिर प्रोसेस चलता कैसे, मतलब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो ये हमारी लाइट सोर्स है, यहाँ पर हम यूवी और लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक्साइटेशन फिल्टर लगा हुआ होता है, वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग होता है कि हम किस सैंपल का एनालिसिस कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम एक्साइटेशन फिल्टर लगा के रखते हैं। एक्साइटेशन फिल्टर लगाने से इसमें से सिर्फ वही लाइट पास होगी जो कि हमको भेजनी है हमारे स्पेसिमेन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, वो लाइट यहाँ से एक्साइटेशन फिल्टर से पास होते हुए यहाँ डाइक्रोमिक मिरर पे जाती है और डाइक्रोमिक मिरर से वो हमारी स्लाइड के ऊपर पड़ती है ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू। स्लाइड पर पड़ने के बाद में यहाँ पर हमारा स्टेन फ्लोरेसेंट डाई से स्टेन, यहाँ पर फ्लोरेसेंट डाई से स्टेन हमारा स्पेसिमेन होता है। तो जब ये लाइट उसके ऊपर पड़ती है स्पेसिमेन के ऊपर तो वो स्पेसिमेन की जो डाई होती है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड से जब वो ग्राउंड स्टेट पे इसके मॉलिक्यूल्स दोबारा से आ रहे होते हैं तो वो कुछ एनर्जी को एमिट करते हैं, कुछ लाइट को एमिट करते हैं, कुछ फ्लोरेसेंस को एमिट करते हैं। तो वो जो फ्लोरेसेंस एमिट होता है वो दोबारा से ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू डाइक्रोमेटिक मिरर के थ्रू होते हुए एमिशन फिल्टर पे चला जाता है। ये जो हमारा एमिशन फिल्टर होता है ये भी हमारी चॉइस का ही होता है। जो हमारा एक्साइटेशन फिल्टर होता है और जो हमारा एमिशन फिल्टर होता है वो हमारी चॉइस का होता है, वो हमारे स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग रखा जाता है। ठीक है, फिर इस एमिशन फिल्टर से वो एमिटेड लाइट निकलती है जो कि ओक्यूलर लेंस के थ्रू जिसमें कि हम देख लेते हैं और यहाँ से निकल के वो डिटेक्टर पे जाती है। डिटेक्टर उस एमिटेड लाइट की फ्रीक्वेंसी को, उस फ्लोरेसेंस को रिकॉर्ड कर लेता है और उस की वजह से हमको ये जो इमेज होती है, ये फ्लोरेसेंट जो इमेज होती है वो नजर आती है। तो ये सिंपल सा हमारा प्रिंसिपल है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है, यहाँ पे एक्साइटेशन और एमिशन का काम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हमारा फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो CUET PG चैप्टर 1 में ही मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी की सारी टेक्निक्स को करवाया जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रही थी कि हम एक्साइटेशन फिल्टर और एमिशन फिल्टर अपनी चॉइस का रखते हैं। अब वो हमारी चॉइस कैसे बनती है, देखो हमारा जो सैंपल होता है वो क्या तो खुद फ्लोरेसेंस शो करता है। अगर वो खुद फ्लोरेसेंस नहीं शो करता है तो हम उसको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डाई से स्टेन करते हैं। ये एक लिस्ट मैंने बना के डाली है यहाँ पर जिसमें कि हमारे सैंपल को जो हमें फ्लोरेसेंट डाई देनी है, किस सैंपल को फ्लोरेसेंट डाई देनी है, कौन सी देनी है, वहां पर वो डाई का नाम लिखा हुआ है। इसके अंदर जो एक्साइटेशन जो वेवलेंथ हमको देनी होती है वो भी पहले से डिसाइडेड होती है और उससे जो वेवलेंथ एमिट होगी जो कि हम एक्सपेक्टेड करते हैं वो भी हमारी पहले से ही रिकॉर्डेड होती है। तो जब भी हम स्पेसिमेन को डाई करते हैं, सपोज हम इंडो 1 कैल्शियम सैचुरेटेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो एक्साइटेशन वेवलेंथ देंगे वो 330 नैनोमीटर की देंगे और जो एमिशन वेवलेंथ होगी वो यहाँ पर श्योरली 404 नैनोमीटर की होगी। ठीक है, तो हम जो हमारे मास्टर्स लेवल पे जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें हम मैक्सिमम DAPI का इस्तेमाल करते हैं। DAPI जो होती है वो ब्लू कलर की फ्लोरेसेंट DNA स्टेन करने के लिए डाई होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर हम इस डाई से अपने न्यूक्लियोटाइड को स्टेन कर देते हैं तो यहाँ पर जो 20 फोल्ड एनहेंसमेंट हो जाता है उसकी फ्लोरेसेंस में। ठीक है, और ये 80 रीजन पर डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के 80 रीजन पर बाइंड की जाती है। ऐसे ही हमारा फेलोजिन पेप्टाइड जो एक तरीके की प्रोटीन है, इसको स्टेन करने इससे हम स्टेन करते हैं अगर हमारे को एक्टिन फिलामेंट की स्टडी करनी होती है।
ठीक है, इसी तरीके से हमारी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, स्पेसिफिक स्पेसिमेन के लिए स्पेसिफिक काइंड ऑफ डाई होती है जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे को इम्यूनो स्टेनिंग करनी है ना, तो हम उसके लिए फ्लोरेसेंट का इस्तेमाल करते हैं जो कि ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करती है। रोटामिन का इस्तेमाल करते हैं जो कि रेड लाइट प्रोड्यूस करती है। हम क्वांटम डॉट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम डॉट जो होते हैं वो बहुत ही टाइनी एमिटेड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि केमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारा कौन से स्पेसिमेन हम ले रहे हैं और किस स्पेसिमेन का हमको स्टडी करनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा स्टेन को चूज करते हैं। चलो थोड़ा सा हम इसकी एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मानना सपोज कोई प्रोटीन है, ठीक है, जो कि रिसेप्टर की तरह काम करेगी। प्रोटीन जो होती है वो एक रिसेप्टर की तरह काम कर रही है। तो वो प्रोटीन का जो डीएनए है, डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, फिर उससे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो अगर हमने उस प्रोटीन को पहले ही जीएफपी से टैग कर दिया है ना, प्रोटीन में अगर हमने पहले से ही जीएफपी को टैग कर दिया, तो फिर वो जो प्रोटीन है, क्लोनिंग के टाइम में अगर हमने उस जीएफपी को टैग कर दिया है, तो वो जो प्रोटीन है तो वो अपना एक्सप्रेशन देगी, है ना। तो जब वो अपना एक्सप्रेशन देगी तो जीएफपी प्रोटीन जो होगी, जिसको कि हमने क्लोनिंग के टाइम में टैग कर दिया था, वो प्रोटीन अब जैसे जैसे आगे उस प्रोटीन में प्रोसेसिंग होगी, लाइक की प्रोटीन से एक कोई भी एक्सप्रेशन आया, ठीक है, कोई भी नई प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, है ना, तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, वो किस पाथ को फॉलो कर रही है, ठीक है, वो सेल के अंदर मेम्ब्रेन में कैसे पहुंच रहा है, वो रिसेप्टर कैसे बन रहा है, या फिर कोई नई प्रोटीन बन रही है, या फिर हम किसी भी पाथवे को सर्च करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके की एनालिसिस के लिए, इस तरीके की स्टडी के लिए हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमें कोई भी नई प्रोटीन की डिस्कवरी करनी है, हमें देखना है कि पाथवे क्या है उस प्रोटीन के सिंथेसिस का, है ना, तो इस तरीके की चीजों के लिए हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात आई अब हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो एडवांटेज की बात करने लगे, तो एडवांटेज तो यही है कि इसके अंदर हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बिल्कुल डिटेल में कर सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन है, जीन का एक्सप्रेशन है, उसको हम नेकेड आइज से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, है ना, लेकिन अगर हम फ्लोरेसेंट प्रोटीन का इस्तेमाल करके उनके एक्सप्रेशन को, उनके पाथवे को, उनकी सिग्नलिंग को स्टडी कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये इस माइक्रोस्कोपी का यही एडवांटेज है कि हम यहाँ पर लिविंग सेल का फ्लोरेसेंट डाई के साथ इस्तेमाल करके हम बहुत सारी प्रोटीन का और प्रोटीन का पाथवे, जीन का एक्सप्रेशन, इन सब चीजों की स्टडी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है हमारी इस टेक्निक का? डिसएडवांटेज यही है कि अगर कोई स्पेसिमेन डाई को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर स्टेन नहीं हो पा रहा है, तो हम उसकी स्टडी इसके थ्रू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा डिसएडवांटेज है। तो आई होप आज की वीडियो में जो हमने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।